सभी को नमस्कार। एक ओंकार। सभी के सभी आ जाएं फटाफट से। गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज अपनी प्रेजेंस मुझे बताएं। हेलो एवरीवन, हेलो। वेरी गुड। नोट्स का क्या करना है? नोट्स का हम लोग बताएंगे क्या करना है। पहले आप सभी आ जाएं, फिर उसके बाद बातें हम शुरू करेंगे। थैंक यू। पहले आप सभी आ जाइए, फिर आपकी कई सारी बातें हैं उनको मैं ठीक करना चाहूँगा। आप आ जाइए पहले। तो नहीं सर। एक बच्चे ने कहा वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज करें। सबसे पहली बात तो आप लोगों का जो टेलीग्राम चैनल EGVCW2 है वो एक्टिव है, और उस चैनल पर हम देख रहे हैं, जो टीम देख रही है उस पर बेवजह की हाय हेलो नमस्कार ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत प्यार से बता देता हूं दोस्तों, आप लोग अगर उस ग्रुप में एक भी नॉनसेंस बात लिखते हैं तो टीम एक्टिव है और आपको तुरंत उस ग्रुप से बैन और रिमूव और ब्लॉक और डिलीट कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात, आपका कोई भी डाउट आप तब पूछें जब हम अपना उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर लें। अब ये पुनीत को कोई समझाए कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है, बेटा मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, बेवजह के सवाल बिल्कुल ना पूछें और बेवजह के सवालों से अपने आप को भी परेशान ना करें, क्योंकि आपका कोई नॉनसेंस क्वेश्चन दूसरे बच्चों के लिए काफ़ी इरिटेटिंग हो सकता है। तो अगर आप कोई भी नॉनसेंस क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बड़े परेशान होते हैं। इवन मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था तो मोर देन 1100 मैसेजेस थे सुबह से अब तक के, जो टीम ने मेरे सामने बताए। आप अगर इस तरीके के बेवजह के कोई भी क्वेश्चंस अगर पोस्ट करते हैं तो आप लोगों को ब्लॉक किया जा सकता है, आप लोगों को उस चीज में परेशानी होगी। फाइन, मयंक साहब सब चीजें बताई जाएंगी। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुझसे तकाजे में कोई चीज ना पूछें, हर एक चीज मैं बताऊंगा। चलिए प्रंजल साहब चलते हैं आगे कहानी को लेकर। आप लोग पूछ रहे हैं सर नोट्स कब मिलेगा? नोट्स रवि रंजन जो भी आप लोग का नाम है, आपके नोट्स PDF अपलोड होते जा रहे हैं। उन PDF को कैसे कैसे यूज करना है आप उनके प्रिंट्स निकाल कर तैयार रखें। मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ कौन कौन सी चीजें किस तरीके से, कहाँ कौन कौन सी चीजें किस तरीके से हमें यूज करनी है। ठीक है जी। कुमार साहब को बड़ा बेचैनी है, एक सवाल पूछ रहे हैं कि स्क्वायर में आर की साउंड आएगी या नहीं। बेटे जब दो वाउल्स के साउंड के बीच में आर अगर है तो उसे हम बोलने की कोशिश करते हैं। फाइन, दो वाउल्स के बीच अगर आर आ रहा है तो उसे बोला जाता है। तो स्क्वायर में ई पीछे, उससे पहले ए, आर की साउंड आती है, इट इज कॉल्ड स्क्वायर। चलिए सर थोड़ी सी बातचीत, इन कमेंट्स को हटाएं, बेवजह के कोई भी कमेंट्स ना करें। बेवजह के कमेंट्स को लेकर टीम एक्टिव रहती है, आपको डिलीट और ब्लॉक दोनों किया जाता है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, हाय हेलो आसपास अता पता कौन से कहां से है, ये चीजें बकवासबाजी बिल्कुल ना करें, कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करें। ठीक है, आपके किसी भी डाउट का कोई भी सवाल और कोई भी जवाब हम लोग तैयार करेंगे जब हम लोग पहुंचेंगे आपका एक टॉपिक कंप्लीट करके। उससे पहले आपका कोई भी सवाल, उससे पहले आपका कोई भी बातचीत करना व्यर्थ है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी।
हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा है, अभी हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को जोड़ते हुए जा रहे हैं। टॉपिक कंप्लीट हो, डाउट्स पूछें, उससे पहले डाउट पूछेंगे आप परेशान होंगे, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करना चलते हैं। हमने पिछली क्लास में नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मेशन समझी, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमने सफिक्स यूज करना सीखा। प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स क्या चीजें होती हैं वो चीज हम लोगों ने समझी। आप लोग इस बात को और अच्छे से देखने के लिए वीडियो बार बार देखें, 1000 बार देखें, जब तक आपको वो चीज बिल्कुल बारीकी से क्लियर नहीं हो जाती। और इसी के ठीक बाद हम लोगों ने समझने का काम किया काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट। काउंटेबल अनकाउंटेबल किस तरीके से काम करती है, ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे काम करती हैं वो चीज हम लोगों ने समझी। काउंटेबल अनकाउंटेबल के बाद आगे हम जब बढ़े तो हम लोगों ने जेंडर क्लासिफिकेशन समझी, और जेंडर के कितने तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोगों ने समझे। आप लोगों की पिछली वीडियो में हर एक चीज की डेलिब्रेट एक्सप्लेनेशन दी गई है। उसके बाद भी कई, सर मैं उन बच्चों को पर्टिकुलरली मूर्खानंद कहता हूं, वो मूर्खता में आनंद लेते हैं, इसलिए मूर्खानंद मैं उन्हें कहता हूं। वो जानबूझ के जो चीज आपकी वीडियो में अच्छे से क्लियरली आप लोगों को जस्टिफाइड तरीके से एक्सप्लेन की गई है, वो उसको फिर पूछते हैं क्या ये सही है। तो ये मूर्खता वाली बातें अगर सामने आती हैं टीम के, तो वो टीम तुरंत आपको ब्लॉक करती है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सेंसिबल बने, सेंसिबल क्वेश्चंस पूछें, बेतुके सवाल पूछकर आप डिस्टर्ब नहीं होते। पूरा बड़ा परिवार है एक ग्रुप का, आप लोगों के बैच का, वो पूरा डिस्टर्ब होता है, उन्हें इरिटेशन होती है, यार ये पूछने वाली चीज है ही नहीं, वीडियो तुम दोबारा से देख लो, सब समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, ज्यादा लंबी बात ना करके मैं कहानी को शुरू करता हूं। और अब इस नाउन की एक अगली कैटेगरी से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा, जिसे हम कहते हैं केस। केस को अगर हम हिंदी में कहें, वैसे हिंदी से लेना देना नहीं है मेरा, पर बताना इसलिए ताकि चीजों को थोड़ा सा रिलेटिवली समझा जा सके। नाउन को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो नाउन का एक बहुत प्यारा सवाल उठता है जिसे हम केस कहते हैं। अगर इस केस को हम ध्यान से समझे तो केस को हम हिंदी में कारक कहते हैं, ठीक है। कारक जिसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, कर्ता ने, कर्म को, ये ओ हा हे ही हो, सब कुछ वो पढ़ा है, वो पुरानी बात है। नाउन के अंदर ये केसेस होते हैं, और नाउन के केसेस में सबसे पहले आता है ए केस। स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में इनसे सवाल पूछा जाता है पहचानने के लिए। नाउन का एक पहला केस हम लोगों ने लिखा जिसे हम कहते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का अगर असली नाम हम पूछें तो इसे हम कहते हैं मेरे दोस्तों नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इसका असली नाम है। स्टेट लेवल के एग्जाम में पहचान पूछी जाती है। अब ये होता क्या, इसे हम समझते हैं। जब हम किसी भी नाउन को, नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब हम किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरी बात इसी के ठीक ऑपोजिट आती है, इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्टिव। इसका असली नाम सुन लीजिएगा, इसे हम कहते हैं दोस्तों एक्यूजेटिव केस। जब हम ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस की बात करते हैं तो इसका, सर देख लीजिए ध्यान से, नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जब लिखे हुए सेंटेंस में हम नाउन को यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह से, बड़े ध्यान से सुने और समझें। इससे पहले हम लोगों ने सेंटेंस लिखा था, राम कॉल्ड रीना। एक सेंटेंस लिखा था हमने नाउन की शुरुआत में। अब इसी के आधार पर मैं इनको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की तरीके से समझूं तो राम लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और यही हुआ आपका सब्जेक्टिव केस। और अगर मैं बात कर रहा हूं, ये लिखा हमारे सामने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, तो ये बात हुई हमारी ऑब्जेक्टिव केस। तो नाउन का एक सब्जेक्टिव केस, असली नाम अगर कहें तो नॉमिनेटिव केस, और एक ऑब्जेक्टिव केस जिसका असली नाम अगर हम कहें तो एक्यूजेटिव केस। दो हुए हमारे सामने केसेस। एक तीसरी बात से हम लोग मिलते हैं, इसका यूज अभी तो नहीं, हमें आगे के टॉपिक्स में देखने को मिलेगा दोस्तों। इसे हम कहते हैं वोकेटिव केस। इसे हम अभी तो नहीं, इसके साथ हैशटैग कर लीजिएगा, इसे हम डेलिब्रेटली समझने की कोशिश करेंगे नरेशन के दौरान। वोकेटिव केस, वोकेटिव शब्द बना है वोकेट से। वोकेट का मतलब होता है जब आप किसी को आवाज देते हैं, राइट। जब वोकेटिव की हम बात करते हैं, किसी को आवाज देते हैं, किसी को आवाज देकर बुलाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वोकेटिव का अगर हम असली फंक्शन देखें तो संबोधन कारक इसे हम बोलते हैं। तो इसका मतलब समझ में आता है जब हम किसी भी नाउन को एड्रेसल पर्पस के लिए, संबोधन के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर एक छोटी सी बात मैं करना चाहूं, मैंने कहा
राहुल, यू केम लेट टुडे। अब अगर इस लिखे सेंटेंस को मैं ध्यान से देखूं तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस जिसे बोला जा रहा है उस इंसान का नाम ये रहा। तो ये इस लिखे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के नाम पर यू है। तो ये जिस राहुल की हम बात कर रहे हैं तो सर ये सेंटेंस का सब्जेक्ट ना होकर इसे हम वोकेटिव केस के नाम से जानते हैं। आप लोग इसी लिखे हुए सेंटेंस को अगर चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, यू केम लेट टुडे, राहुल। तो अब इस बात को ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है, ये जिसे बोला जा रहा है वो इंसान राहुल है। तो इसे आप कहीं पर भी लिखें, इसके सर मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन। इसके बाद एक अगला केस है दोस्तों, जिस केस को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं पॉजेसिव केस। जरा सुने और ध्यान से समझें। क्या लिखा मैंने? पॉजेसिव। और इसी के अगर असली नाम की मैं बात करता हूं दोस्तों तो इसे हम कहते हैं जेनेटिव केस। क्या कहा? जेनेटिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब क्या हुआ? इसी को हम कहते हैं जेनेटिव केस। अब पॉजेसिव होना क्या होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। कभी कभी कोई इंसान आपको आकर कहता है जी आप बड़े पॉजेसिव हो, हाँ या ना? आप बड़े पॉजेसिव है। किसी ने आपको कहा होगा, हो सकता आपने सुना हो। मैं दूसरे तरीके से अगर कहूं पॉजेसिव होने का मतलब क्या हुआ, मैं अगर आपसे पूछूं ये वॉच किस की है, आप डेफिनेटली मुझे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं आपकी है। अरे हाँ है ना? अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं वो दूर रखा एक फोन वो किस का है, आप कहोगे सर आपका है, हाँ है ना? तो पॉजेसिव होने के दो मीनिंग हमारे सामने आते हैं। एक तो ये बताने की कोशिश करता है ऑनरशिप। क्या बताने की कोशिश करता है? ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब हुआ जब आप किसी चीज का मालिकाना हक बताते हैं। या फिर अगर हम कहें तो इसी का एक और मीनिंग तैयार होता है जिसे हम कहते हैं बिलोंगिंगनेस। क्या लिखा हमने? किसी से संबंध बताना। इसके अगर मीनिंग की हम बात करें तो शाब्दिक रूप से इसका अर्थ निकलता है का, के, की। अगर मैं सवाल आपसे पूछना चाहूं वो फोन किस का है, का। ठीक। अगर कहने की कोशिश करूं किसी से भी चीजों को जोड़ने का तो सभी के अंदर पोजेशन बताया जा सकता है। फाइन। अब पोजेशन कैसे बताया जाता है, पहले एक बार यहां तक की बात को देख लीजिए, मैं पोजेशन के बारे में बात करना शुरू करूंगा। मुझे लगता है आप लोगों ने दोस्तों यहाँ तक की बातचीत लिख ली होगी, समझ ली होगी। लिखने की बातचीत को थोड़ा आगे लेके चल लेते हैं और यहाँ से एक पॉजेसिव केस आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत सवाल पूछता है। आ जाओ दोस्तों एक एक करके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं।
मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके डाउट बेवजह हैं और आपके डाउट का होना ना होना हम सभी के लिए बेकार है। डाउट तब होते हैं बच्चों जब हम चीजों को समझ चुके हों, ठीक है। और डाउट से पहले ना अपनी वीडियो जितना भी आपके सामने आज होगा कंटेंट, कल हुआ या कभी भी हुआ, उसे बार बार देखें। जितनी बार आप देखने की कोशिश करोगे उतनी बार आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। फाइन। अगर आप समझते हैं कि ओवरनाइट चेंजेस आ जाएं, चुटकी बजाते ही पूरा नाउन क्लियर हो जाए, तो सर आप लोग ऐसा नहीं सोचें, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मेरे दोस्तों, कहानी हम लोगों ने शुरू करनी है जिसे हम कहते हैं पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस को लेकर हम लोगों ने थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ तैयार किया। मैं लिख लेता हूं का, के, या फिर क्या कहते हैं की। वैसे मैं हिंदी से ताल्लुक थोड़ा कम रखता हूं, पर हिंदी कीजिए। तो मुझे लगता है सर थोड़ा स्क्रीन एक बार रेजोल्यूशन ठीक करेंगे नीरज साहब। मुझे लगता है थोड़ा सा मामला ऊपर चला जा रहा है, बच्चे परेशान ना हो। शाबाश, थोड़ा सा और ठीक कर दें। अरे वाह, बस बस बस, बहुत अच्छे इंसान, साक्षात साक्षात देवता। वेरी गुड। गलत चले गए, अब ठीक है सर, अब आप लोगों को पूरा विजन क्लियर होगा। तो इस लिखी हुई बातचीत में मैंने पॉजेसिव केस की बात की, का, के या की के साथ। अब इसके अलग अलग फंक्शंस हैं। सबसे पहले जो इसका फंक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। पोजेशन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले चुनते हैं लिविंग नाउन को। किस चीज की बात कही हमने? लिविंग नाउन को। लिविंग नाउन का मतलब होता है जिनके अंदर जीवन है, प्राण है। फाइन, उस नाउन का हम लोग जिक्र करते हैं। तो ऐसे मामले में हम लोग जो लिखने की बातचीत देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं नाउन, और इस नाउन के पोजेशन को बताने के लिए हम इसी के साथ जोड़ते हैं अपोस्ट्रोफे एस। क्या जोड़ते हैं? अपोस्ट्रोफे एस। और इस अपोस्ट्रोफे एस के ठीक बाद हम लोग मेंशन करते हैं जिस चीज पर आपका पोजेशन है। एक एग्जाम्पल लेने की बात अगर मैं करूं, तो मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, राम्स हाउस। पढ़कर सुनाए जरा। राम्स हाउस। राम अपने आप में एक इंसान का नाम है। पोजेशन बनाने के लिए अपोस्ट्रोफेस, और पोजेशन किस चीज पर हुआ? हाउस पर। अगर मान लो मैं एक और इसी जैसी बात करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने एक, मान लीजिए एक छोटी सी बात कही, बॉयज रूल। देखो ध्यान से, अगर मैं ध्यान से समझू तो बॉय, नेम ऑफ अ लिविंग पर्सन, आगे हमने कहा अपोस्ट्रोफेस, और उसके बाद जिस पर पोजेशन हुआ। ठीक है जी। अब देखो, हर बात के ठीक ऑपोजिट एक मीनिंग होता है। आपके सामने कोई भी इंसान कुछ भी कहे, कही गई बात के ठीक ऑपोजिट एक मीनिंग निकलता है। ठीक है, मैं अगर कहूं आज बारिश नहीं हुई, इसका मतलब कल बारिश हुई थी, ऑपोजिट मीनिंग निकलता है। तो इस लिविंग नाउन के ही ठीक ऑपोजिट अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक अर्थ निकलता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं नॉन लिविंग नाउन। अब नॉन लिविंग होने का मतलब मीनिंग जब उलट गया है, तो सर ये जो स्ट्रक्चर है ये भी हमें उलटना होगा। और इस स्ट्रक्चर को अगर उलटने का काम करें तो पहले हम मेंशन करते हैं पोजेशन को। किसको? पोजेशन को। पहले हम मेंशन करते हैं पोजेशन को, एपोस्ट्रोफेस को हटाया, और इसके लिए हमने एक प्रेपोजिशन को जोड़ दिया, ऑफ। और जो भी हमारे सामने अब नाउन आया, उस नाउन का जिक्र हम करते हैं इसके ठीक बाद। जैसे मान लो मैं अगर आपके सामने कहना चाहूं, एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने कही, टेबल्स डिजाइन। मैंने आपके सामने लिखा एक छोटी सी बातचीत, टेबल्स डिजाइन। तो टेबल अपने आप में एक नॉन लिविंग एस्पेक्ट हुआ, डिजाइन आगे जो लिखा वो अपने आप में भी देख सकते हैं पोजेशन हुआ। अब इस चीज को ठीक नहीं लिखा गया, तो ठीक लिखने का तरीका क्या हुआ दोस्तों? पहले हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे डिजाइन, एपोस्ट्रोफेस को हटाया के लिए लिखा ऑफ, और उसके ठीक बाद हम लोगों ने लिखा टेबल। पहली बात समझ में आ रही है भाई? हाँ या ना? एक और क्वेश्चन पेपर हमारे सामने देता है जिसे हम कहते हैं फैंस स्पीड। अब अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत को देखूं तो ये भी अपने आप में थोड़ी सी बातचीत गलत हुई, कि फैन अगर देखा जाए तो एपोस्ट्रोफिक एस गलत लिखा है। आप इसे ठीक करने की कोशिश करें। पहले जिक्र में लेकर आएंगे हम लोग स्पीड, एपोस्ट्रोफेस को हटाया ऑफ, और उसके ठीक बाद हम लोगों ने आगे लिखने की कोशिश की फैन। इज माई पॉइंट क्लियर? तो ये छोटी सी गड़बड़ है, बड़े ध्यान से एक बार इसे देख लें और फिर मैं चीजों को लेकर चलता हूं आगे।
अब इस बात को थोड़ा सा मैं दूर लेकर चलना चाहूंगा और मैं आपके सामने कुछ फ्रेजेस लिख रहा हूं दोस्तों, और उन फ्रेजेस को बड़े ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक नई बातचीत अब आप लोगों के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में मुझे लेकर चलनी है। मैं आपके सामने कुछ फ्रेजेस लिख रहा हूं डियर पीपल, और इन फ्रेजेस में आपको जो सही लगे जो गलत लगे उस पर आपको निशान लगाना है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं। इन फ्रेजेस को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें और इन फ्रेजेस में आपको जो ठीक लगे गलत लगे जरा उसके बारे में विचारें। थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूं पढ़ने के लिए, चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए। प्लीज टेक योर टाइम। चलिए दोस्तों, अब लिखी हुई इस बातचीत को मैं देख रहा हूं, इसको थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने लिखे हुए इन सारे के सारे फ्रेजेस में कौन सा फ्रेज सही है कौन सा नहीं है, इस बात को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वरना आप लोगों में से कुछ मूर्ख आनंद हैं जो अपने डाउट पैदा करने पे लगे रहेंगे। अभी अभी एक मूर्ख को देखा है और वो ये पूछ रहा है सर इस POS का मतलब क्या है। अब ऐसे इंसान को थोड़ा सा फिनाइल पिला देना चाहिए। नालायक इंसान, बड़े ध्यान से सुना करो। देखो दोस्तों, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, एक चीज अपनी आदत बना लो। फाइन। सबसे पहली बात तो सक्सेसफुल होने का तरीका मुझे पता है, आप बड़े प्यार से मेरे तरीके को फॉलो करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप बीच बीच में ये जो अपनी बातें बेवजह उठाते हैं ये आपके लिए नुकसान है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स, एक बार बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, जो स्टूडेंट्स अपना डाउट पूछना चाहते हैं बड़े आराम से ध्यान से इस तरीके को बनाकर चलें। आप अपने फोन को सामने रखें, बहुत बेहतरीन हेडफोन्स लगाएं, ईयरफोन्स लगाएं, ईयर प्लग्स लगाएं, बड़े ध्यान से उसे सुने। अगर आपके पास साउंड सिस्टम है तो उसको लगा लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और उसे बड़े ध्यान से सुने। टोटल फोकस इस पर लगाएं।
जो लोग साथ साथ कमेंट पर फोकस करे बैठे हैं बर्बाद हैं वो। मेरे शब्द बड़े कठोर लगेंगे आज आपको, और उसमें आपका टोटल नुकसान है दोस्तों, टोटल नुकसान है। हेडफोन्स लगाएं, टोटल फोकस स्क्रीन पर रखें, कुछ लिखने का मन करे तो पेन नोटबुक अपना तैयार रखें, बेशक लिखें। ये कमेंट वाली आदत को छोड़ दे, मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप बर्बाद हो जाएंगे। मुझे इस बात को इसलिए लेकर कहना पड़ता है ये चीज, क्योंकि मुझे पता है कि एक इंसान को, सक्सेसफुल कैंडिडेट को किस तरीके से उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, और थोड़ी सी भी आपकी गलतफहमी, थोड़ा सा भी आपका व्यवहार गलत होगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। खैर, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, लॉजिकली आते हैं। कायदे से अगर मैं चलूं तो ये सभी के सभी ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन इनके पीछे एक वजह काम करती है। कुछ किताबी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक्सेप्शंस हैं। किताबी बात लोग ये कहते हैं। पहले तो मैं किताबी बात ही करूंगा, तुक्केबाजी ही लेकर आऊंगा, उसके बाद असलियत आपको बताऊंगा। लोग कहते हैं कि ये दोस्तों एक्सेप्शंस हैं। देखो, ध्यान से एक बात समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात तो, एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं अगर आपको कहूं कि ये लाइन मैंने ड्रॉ की, क्या ये लाइन लंबी है या छोटी है? आप जवाब दे ही नहीं पाओगे सर। ये लाइन तब लंबी या छोटी होगी जब इसके बराबर में एक लाइन में और ड्रॉ करूंगा। अरे हाँ है ना, अरे हाँ या ना। अगर मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि भैया ये चीज एक शॉर्टकट है, अरे भाई साहब, शॉर्टकट तो तब बनेगा जब कोई लॉन्ग कट होगा। बात को ध्यान से समझना। अगर मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि ये एक आसान तरीका है, आसान तो ये तब होगा जब कोई मुश्किल तरीका एग्जिस्ट करता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं ये कहता हूं कि ये बात सच है, तो सच तो वो तब होगा जब कहीं पर झूठ एग्जिस्ट करता है। मीठे का टेस्ट हमें तब पता चला जब हम लोगों ने नमकीन खाया हो। पॉइंट को ध्यान से समझना। एक्सेप्शन नाम की लैंग्वेज में कोई चीज नहीं होती। अगर टीचर ये कहता है एक्सेप्शन है, रूल है, इसका मतलब वो बहुत अच्छे से आप लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब ध्यान से समझो। पहले मैं उसी तरीके की बात करूंगा जो किताबों ने हमें जबरदस्ती रटाई है, फिर इसके लॉजिक पर ले चलूंगा। ध्यान से समझें, और इस चीज को ध्यान से नहीं समझा बर्बाद हो जाएगा। कम ध्यान से समझ लीजिएगा, वरना डाउट पैदा होने वाले लोगों को अब टीम ब्लॉक करना शुरू कर देगी। और टीम मेरे हाथ में नहीं है, ईजीवी टीम और करियर विल टीम बहुत एक्टिव है। स्टूडेंट्स के नॉनसेंस रेस्पॉन्स को देखते उन्हें उड़ाती है। प्लीज डोंट माइंड। इन लिखे हुए सभी के सभी फ्रेजेस को अगर दोस्तों हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला एक एक्सेप्शन ये कहता है कि बच्चों, समय को बताने वाला, मैंने क्या कहा, समय को बताने वाला कोई भी शब्द हमें लिखा हुआ मिले के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस को ठीक मानते हैं। समय को बताने वाले शब्द अगर मैं ध्यान से यहां पर देखना चाहूं तो 1 days लीव इस हिसाब से अपने आप में ठीक हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने यहां लिखा हुआ देखा, सामने आया सर न्यू ईयर्स सेलिब्रेशन, सर ये भी अपने आप में ठीक हुआ। इसी तरीके से अगर मैं कहूं तो 1 month ड्यूरेशन, ये भी अपने आप में सही हुआ। समय को बता रहे हैं, ये तीनों शब्द एपोस्ट्रोफी एस अपने आप में ठीक होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात से अगर मिलने की कोशिश करें तो दूसरी बात कहती है कि कोई भी स्थान, प्लेस बताने वाले शब्द के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज सही मानते हैं। स्थान को बताने वाला कोई भी शब्द हो तो सर इस हिसाब से तो इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफी अपने आप में सही हुआ। दिल्ली स्थान बताने वाले शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी सही हुआ। जयपुर एपोस्ट्रोफी एस अपने आप में सही हुआ। इसी के बाद एक तीसरा एक्सेप्शन लिखवाया जाता है, उसे हम कहते हैं बच्चों सेलेस्टियल बॉडी। क्या लिखा मैंने? सेलेस्टियल बॉडी को ही हम अगर एक और नाम से जाने तो इसे हम कहते हैं हेवनली बॉडी। क्या कहा हम लोगों ने? हेवनली बॉडी। अब ये हेवनली बॉडी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, इसका मतलब समझ लीजिएगा फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या कहा? फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, हम इसे क्या कहते हैं ध्यान से समझें। कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस ब्रह्मांड में बिना किसी सपोर्ट तैर रहे हैं। पानी में तैरना स्विम, और सर हवा में तैरना फ्लोट। वैसे इसके अलग अलग और भी मीनिंग्स होते हैं, मैं उन पर नहीं लेकर जाऊंगा आपको किसी भी कीमत पर। जो चीजें यूनिवर्स में बिना किसी सपोर्ट सर एग्जिस्ट करती हैं, प्लैनेट, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, मिस्टरॉइड्स और दुनिया भर की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब के सब हमारे हेवनली बॉडी कहलाती हैं। मानते हैं ग्रामेरियंस की इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज सही मानते हैं। इस हिसाब से तो अगर कहा जाए सन्स, अर्थ्स, मार्स, ये भी अपने आप में सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक अगली बात आती है जिसे हम कहते हैं दोस्तों इडियमैटिक एक्सप्रेशन।
इसे हम कहते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। अगर इडियोमेटिक शब्द को मैं ध्यान से समझता हूं तो ये शब्द बना है दोस्तों ईडियम से। किससे बना है? ईडियम से। अब ये ईडियम क्या है, थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ईडियम को हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे। क्या कहते हैं? मुहासे नहीं, मुहावरे। क्या कहते हैं? मुहावरे। मैं अगर आपको कहना चाहूं मैं अगर आपको कहना चाहूं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो जरूरी थोड़ी आंगन में नाचना है, छत पे नाच लो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपको कहा 9 2 11 होना, 9 और 2 11 ही होते हैं, गिन के देखो। आप कह रहे हो भाग जाना, बात को ध्यान से समझना। 9 2 11 होना, मैं कहता हूं 9 और 2 11 ही होते हैं। आप कह रहे हैं सर भाग जाना, कुछ गड़बड़ हो रही है। अरे हाँ ना, मैंने आपको कहा 3 5 करना। अब आप कहोगे 3 5 करना, लड़ना झगड़ना उलझना, लेकिन मैं अगर कहूं कि 3 5 किए ही नहीं जा सकते, अभाज्य संख्याओं का जिक्र हो सकता है पर 3 और 5 किए ही नहीं जा सकते। कैसे हुई गड़बड़, ध्यान से समझना। मैं अगर कहने की कोशिश करता हूं लड़ाई की जड़, लड़ाई कोई पेड़ नहीं, जड़ कहां से लाऊं? आप कहोगे सर लड़ाई की जड़ का अर्थ कुछ और होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या जितने भी दाढ़ी वाले घूम रहे हैं सब चोर हैं? नहीं, आप अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये समझ आता है कि जितने भी ईडियम हमारे हैं, उन ईडियम को लेकर ना मेरे दोस्तों एक बहुत प्यारी चीज हमें उलझाती है, और वो बातचीत है मीनिंग। मीनिंग को अगर लेकर हम चलते हैं तो 2 हिस्सों में बढ़ते हैं मीनिंग। एक हम लोग कहते हैं बच्चों, एक हम कहते हैं एक ऐसा मीनिंग जो शब्दों से निकलकर आता है। अरे हाँ है ना। और शब्दों से आने वाले मीनिंग को हम कहते हैं लिटरल मीनिंग। क्या कहा? लिटरल मीनिंग। और लिटरल मीनिंग का हमें अर्थ पता है, शाब्दिक अर्थ। कौन सा अर्थ मैंने कहा? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब आता है समझ, जो शब्दों से हमें समझना है। फाइन, शब्दों ने हमें क्या कहा वो हम लोगों को समझ आया। मैंने कहा 9 2 11 होना, 9 और 2 11 होते हैं, शब्दों ने मुझे यही समझाया। अगर हम समझें तो किसी भी ईडियम का शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता, इसका जो भी अर्थ निकलता है मेरे दोस्तों वो हुआ इम्प्लाइड अर्थ। यानी कि इम्प्लाइड का मतलब हुआ भावार्थ। क्या कहा मैंने? भावार्थ। कहते हैं हम शब्दों से कुछ और, लेकिन इसका असलियत में अर्थ निकलता है कुछ और इसीलिए इसकी अगर हम बात करते हैं ईडियम की, तो शब्दों से इसका कोई लेना देना नहीं, इसका अर्थ तो शब्दों के परे है। इसीलिए कुछ ग्रामरियंस मानते हैं कि ये लिखा है एट अ स्टोन, सर भले ही इसका अर्थ शब्दों से नहीं, लेकिन इसका एक भावार्थ निकलता है एट अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब कोई चीज नजदीक ही होना। फिर मैंने यहां लिखा देखा एट आर्म्स लेंथ, तो इसका मतलब हमें समझ आता है टू मेंटेन अ सुटेबल डिस्टेंस। ठीक है जी। हाँ, अब ये तो हो गई हमारी वो बातचीत जिसके आधार पर ये सारी की सारी कहानी हम लोगों ने समझी। 4 कैटेगरीज बनाई। सबसे पहले टाइम को बताने वाले शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफेस, प्लेस को बताने वाले शब्द एपोस्ट्रोफेस, सेलेस्टियल या फिर अगर हम कहें हेवनली बॉडी एपोस्ट्रोफेस। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के लिए शब्दों से अर्थ नहीं, भावनाओं से अर्थ निकलता है, इसलिए किसी भी इडियम के साथ हम एपोस्ट्रोफेस लगा सकते हैं। ये तो बात थी हमारी किताबी। अब आओ असली आधार पर। इन सभी बातों का जो असली आधार है वो क्या है, उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। और ये असली आधार है, मैं इसे लिख देता हूं दोस्तों आपके लिए। इससे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। बोलकर सुनाना जरा, अरे फिर से बोलना जरा, पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन को अगर हम थोड़ा सा हिंदी में समझें तो कुछ बच्चों को इसका अर्थ पता है, मानवीकरण। क्या कहा? मानवीकरण। अब ये मानवीकरण बेसिकली एक अलंकार है। क्या है दोस्तों? ये एक अलंकार है। अलंकार क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझें। अलंकार का अर्थ होता है जब हम शब्दों के अंदर एक खास अर्थ को छुपा कर रख दें। ठीक है, इसी की वजह से अलंकार बने। शब्दालंकार, अर्थालंकार। मैं उस कैटेगरी में नहीं जाऊंगा। बचपन में सुने थे हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, कुछ पढ़े हैं ऐसी चीजें। खैर उन चीजों को नहीं डिस्कस कर रहा, हटाओ। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी अजीज के पास फोन मिला रहे होते हैं। हम किसी अजीज के पास फोन मिला रहे होते हैं और फोन मिलाते मिलाते अचानक से नेटवर्क आउट हो गया। जैसे ही नेटवर्क आउट हुआ आप फोन को जोर से मारते हो, और फोन को जोर से मारते हो किस लिए? आपके दिमाग में एकदम से आता है अरे
फोन मिल क्यों नहीं रहा है बे? क्या फोन पलट के जवाब देगा? नहीं मिलता, फोन पलट के जवाब नहीं देने वाला। लेकिन हम फोन से बात ऐसे करते हैं जैसे फोन हमें जवाब देगा। बोलो हाँ। देखो दूसरे तरीके से समझते हैं। कभी कभी आप अपनी गाड़ी, बाइक, स्कूटी, कुछ भी चीज को स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट नहीं होती है या ना? तो जब बाइक, स्कूटी, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होती तो आप एकदम से चिढ़ के कहते हैं स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? क्या गाड़ी पलट के जवाब देगी आज मूड नहीं है बेबी? ऐसा कभी नहीं। आप अपना पेन चलाते हो, कभी कभी पेन के अंदर इंक ठीक से काम नहीं करती, आप पेन को बुरी तरह झटकते हो और बार बार चीख के कहते चल क्यों नहीं रहा है बे? क्या पेन पलट के जवाब देगा तेरे को झटके मारो बे? कभी जवाब नहीं देगा। हम कभी कभी नॉन लिविंग थिंग को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो लिविंग हो। यही आपकी पर्सोनिफिकेशन है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ट्रीटमेंट ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग एज इफ अ लिविंग थिंग। किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरीके से बताना, इसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब देखो जी लॉजिक क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो ये जितने भी हम लोगों ने तैयार किए हैं, इन सभी की सभी के पीछे वजह यही है। अगर ध्यान से हम समझने का काम करते हैं तो बड़े ध्यान से सुनना। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि ध्यान से नहीं सुना तो उलझ जाएगा गाड़ी, ठीक है? बड़े ध्यान से सुने। मेरे सामने सबसे पहले लिखा है इंडियाज पॉपुलेशन। सबसे पहले इसे ध्यान से पढ़कर दिखाओ, ये क्या लिखा है? पॉपुलेशन। उल्टे में पढ़ना चाहिए इन क्वेश्चंस को। क्या लिखा है बच्चों? पॉपुलेशन। अब एक बात बताओ, पॉपुलेशन किसकी होती है? पॉपुलेशन किसकी होती है? आप होगे सर पॉपुलेशन इंसान की खोज है, हाँ या ना? इंसान की या जानवर की? कुल मिलाकर पॉपुलेशन लिविंग बीइंग की खोज है, हाँ या ना? तो इससे पहले ये जो लिखा है इंडियाज पॉपुलेशन, इस इंडिया कहने का मतलब वो लोग जो इंडिया के हैं उनकी पॉपुलेशन है। इसका मतलब यहाँ इंडिया की अपनी कोई पॉपुलेशन नहीं, इंडिया में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन है। इसीलिए एपोस्ट्रोफेस इसके साथ ठीक माना, इसीलिए ग्रामेटिकली ये ठीक है। पहली बात समझ आई? पोजेशन किस पर आप बता रहे हैं, अगर वो लिविंग है तो एपोस्ट्रोफे इनके साथ ठीक माना गया। दूसरे शब्द को देखो, ये क्या लिखा है? पोल्यूशन। सर दिल्ली का अपना कोई पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन है दिल्ली में रहने वाले लोगों का। किसका है? दिल्ली में रहने वाले लोगों का। इंसान या फिर अगर मैं कहूं लिविंग बीइंग पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ एपोस्ट्रोफेस का यूज सही माना। ठीक हो गई बातचीत? हमें यह देखना पड़ता है कि जिस पर पोजेशन है वो एक्चुअल में इंसान करते हैं, इसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आगे लिखा है हमारे सामने जयपुर लेक्स। अब एक बात बताओ, क्या लेक्स बनाने में इंसान का कोई रोल है? नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जयपुर के साथ एपोस्ट्रोफेस के बाद जो लेक लिखा है, इनफैक्ट इंसानों का कोई लेना देना नहीं है, तो ज्योग्राफिकल टर्म है। तो अगर ये ज्योग्राफिकल टर्म है तो डेफिनेटली ये जो बात हमने गलती से ठीक लिखा, ये सिर्फ इसीलिए कि ये इंसान के लिए नहीं है जी, ये अपने आप में ज्योग्राफिकल टर्म है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफेस ठीक नहीं है। इसीलिए इसको ठीक जो लिखा होना चाहिए वो होना चाहिए लेक्स ऑफ जयपुर। आज जी आगे लिखा है 1 डेज लीव। अगर ध्यान से हम समझने का काम करें तो लीव कौन लेते हैं? अरे छुट्टी कौन लेते हैं? इंसान लेते हैं। अगर छुट्टी इंसान लेते हैं, इसी वजह से हम लोगों ने डे के साथ एपोस्ट्रोफेस को ठीक माना, क्योंकि ये इंसान ले सकते हैं। दिन की थोड़ी छुट्टी होती है। मैं आपको कह सकता हूं कि संडे की छुट्टी है, अगर मैं आपको कहता हूं संडे की छुट्टी, तो संडे की कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी इंसानों के लिए है। कॉमन सेंस लगाना, ठीक है? मैंने आगे लिखा हुआ देखा सर, ये लिखा है सेलिब्रेशन। सर ईयर कोई सेलिब्रेट नहीं करता, सेलिब्रेट करते हैं इंसान, इसीलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफेस को ठीक माना गया। आगे लिखा है 1 मंथ्स ड्यूरेशन। सर ड्यूरेशन इंसान की नहीं होती, हाँ या ना? ड्यूरेशन इंसान की नहीं होती, इसीलिए 1 मंथ के साथ एपोस्ट्रोफेस का यूज पूरी तरह गलत है। इसे ठीक लिखा जाना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। समझ आ रही है? यह समझना जरूरी है कि पोजेशन आप जिस पर बता रहे हो वो क्या है। लिविंग कैटेगरी से है तो आप एपोस्ट्रोफे लगाए, नहीं तो नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑफ का यूज करें।
आ जाओ। लिखा है सन्स प्रेजेंस। अब प्रेजेंस की अगर मैं बात करता हूं तो भाई साहब प्रेजेंस इंसान के लिए भी होती है, तो एपोस्ट्रोफेस इसके साथ सही लिखा गया। आगे लिखा है अर्थ्स ब्यूटी। ब्यूटी इंसान के लिए जुड़ा हुआ शब्द है, इसीलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफेस सही है। आगे लिखा है मार्स डिस्टेंस। डिस्टेंस का इस कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं कि ये इंसान के लिए हो, अगर इंसान के लिए जिक्र में नहीं, जिक्र से बाहर हुआ। आखिरी शब्द को ध्यान से देखें, लिखा द कोर्ट्स ऑर्डर। अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें, ऑर्डर देता है इंसान, तो कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं देती। कोर्ट ऑर्डर देने का मतलब हुआ कोर्ट में बैठा हुआ जो जज है वो ऑर्डर देता है। इसका मतलब ये भी पर्सोनिफिकेशन की वजह से ठीक हुआ। ठीक है दोस्तों, पहले इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, समझें और इस चीज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि तुक्केबाज स्टूडेंट सिर्फ ये सोचकर चलते हैं कि भैया इनके साथ है तो लगा दो एपोस्ट्रोफेस। फाइन, मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने लिखूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फाइन, मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है, मैंने आपके सामने दो बातें लिखी हैं, दोनों की दोनों बातों में आप बताना, जरा ध्यान से सोचें और मुझे बताएं। सर कमेंट नहीं प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे कमेंट्स नहीं है ना, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं आपको अगर ये कहता हूं इन क्वेश्चंस पर दिमाग लगाएं, तो इनको सिर्फ सोचना है, मेरे एटीट्यूड को समझें। सामने आपके स्क्रीन है, फोन चल रहा है, हेडफोन्स है और बिल्कुल आपका और मेरा कनेक्शन है सीखने समझने का। आप ये कमेंट्स करके जो टाइम वेस्ट करते हैं, प्लीज आपका नुकसान है। मैं फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका सपना आपका नहीं सर, मेरा सपना है, मुझे आपको सक्सेसफुल बनाना है, मेरे तरीके से चलो यार। डॉक्टर अपने तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, उसे ठीक करता है, प्लीज मेरी बात का बुरा ना माने। दो चॉइस मैंने आपके सामने दी, इन दोनों में से कौन सा ठीक है, सोचें बड़े ध्यान से। अब इन दोनों बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा दुख होता है इस चीज को सोचकर समझकर कि जिन चीजों को बहुत प्यार से समझा जा सकता है उन चीजों को हम रटते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा आधार आपका नाउन पर टिका हुआ है। अगर नाउन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो सर मैं इसका जिक्र बिल्कुल नहीं उठाता। फाइन,
अब मेरे सामने दो बातें लिखी हैं, सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा समय दिया था। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें। ये लिखा है हमारे सामने कल्चर। अब एक बात बताओ सर, कल्चर क्या किसी स्टेट की हो सकती है? आप कहोगे सर कल्चर है स्टेट में रहने वाले लोगों की। अगर कल्चर पर्सोनिफाइड है तो इसके साथ जुड़ा एपोस्ट्रोफेस, बिल्कुल सही है, आया ना। अब आगे मैंने लिखने की कोशिश की सर रिवर। एक बात बताओ, क्या रिवर किसी इंसान की है? बिल्कुल भी नहीं सर। रिवर की अगर हम बात करें तो एक ज्योग्राफिकल बातचीत हो गई, है ना। तो अगर ज्योग्राफिकल बातचीत है तो इसको तो कहना बिल्कुल नॉनसेंस हुआ, ये अपनी जगह गलत हुआ। इसकी जगह हम अगर ठीक करें तो बात हो गई रिवर ऑफ केरला। इज माई पॉइंट क्लियर? अरे भाई हाँ ना। तो इस चीज को बड़े ध्यान से बार बार अच्छे से देखने की कोशिश करना और अच्छे से इन चीजों को क्लियर भी करना। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी बातचीत को लेकर चलने की कोशिश करते हैं आगे। पॉसेसिव केस में एक और आप लोगों से सवाल पूछा जाता है, जिस सवाल का आधार है साउंड। एक बार फिर से बोलना, साउंड। आप जो बोलते हैं उसके पीछे साउंड के अकॉर्डिंग भी पोजेशन को थोड़ा वेरी कर दिया जाता है। थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। सबसे पहली बात, नियम कहता है कि हमारे सामने कोई भी लिखा हुआ नाउन, देखना दोस्तों क्या लिखा, कोई भी लिखा हुआ नाउन, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो लिखा नाउन प्लूरल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर इस लिखे हुए नाउन के अंत में एक बड़ी प्यारी साउंड है। क्या लिखा मैंने? एस साउंड। अगर ये एस साउंड हमारे सामने नहीं आती तो दोस्तों हम आगे जो लिखी हुई बातचीत है उसमें एपोस्ट्रोफे एस लगाकर ही आगे पोजेशन को मेंशन करते हैं। पोजेशन है इसका अर्थ, ठीक है। मूर्ख सवाल ना पूछे, ध्यान से जो सुनते नहीं वो बर्बाद हैं, जो बड़े ध्यान से सुनते हैं उनके हृदय में ये चीजें गूंजती हैं। याद रखना, जिसने जितना ध्यान से सुना एग्जामिनेशन में उसको सुना हुआ ही याद आता है, और जो जितना इस कमेंट वाली चीजों में एक्टिव है ना तो उसे अब समझ आना ना ही उसे बाद में कुछ समझ आना। नाउन का तो एक आधार है जिसकी चीजों को मैं जचा रहा हूं धीरे धीरे। आगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बढ़ते जाएंगे इन्हीं के ऊपर इमारत तैयार होनी शुरू होगी, उस समय बेहोशी आएगी, ठीक है ना। जो अब नहीं है होश में उस समय बड़ा परेशान होंगे। देखो दोस्तों, मजाक मजाक में ज्ञान की बात मैं इसीलिए कह देता हूं ताकि आप लोग सुधरें, इंप्रूव करें। थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक बात लिखी थी, राम्स हाउस। कुछ याद आ रहा है? आप अगर ध्यान से देखें तो राम अपने आप में एक नाउन है जो कि सिंगुलर है, पर इसके अंत में एस साउंड नहीं आ रही, इसीलिए इसके पोजेशन बनाने के लिए एपोस्ट्रोफेस को हम लोगों ने जोड़ा। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग शॉपिंग करने जाते हो तो सर एक कॉर्नर लिखा हुआ मिलता है, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें, मेंस वेयर। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मेन एक नाउन है जो अपने आप में प्लूरल है। अब अगर ये अपने आप में प्लूरल हुआ तो सर प्लूरल के अंत में एस साउंड अगर नहीं आई, हम लोगों ने पोजेशन बनाने के लिए एपोस्ट्रोफेस अपनी जगह ठीक माना। बचपन में हम लोग एक जगह जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे जिसका नाम है चिल्ड्रंस पार्क। अगर ध्यान से देखें तो चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। क्या है? तो प्लूरल नाउन, क्या इसके अंत में एस साउंड आ रही है? अगर एस साउंड नहीं आई तो एपोस्ट्रोफे अपनी जगह सही है। यहां तक बात समझ आई? तो ये बात हमें समझनी थी कि अगर शब्द के अंत में एस साउंड नहीं आए तो उठाकर एपोस्ट्रोफे एस का ही आप यूज करें। अब इसी के ठीक ऑपोजिट अगर सोचा जाए, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि कही गई बात के ठीक ऑपोजिट हमेशा एक अर्थ निकलता है। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में समझने की कोशिश करूं तो बात ऐसी आती है सामने कि कोई भी लिखा हुआ नाउन, चाहे वो नाउन सिंगुलर हो चाहे वो नाउन प्लूरल हो, लेकिन अगर इस लिखे हुए नाउन के अंत में कौन सी साउंड आए, मैं फिर पूछ रहा हूं कौन सी साउंड आए, तो क्या किया जाए? चलो एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं क्वेश्चंस के साथ। मैं अगर आपके सामने एक छोटी सी बात लिख रहा हूं और मैंने एक छोटा सा सवाल लिखा, दोस्तों इसे पढ़कर सुनाने की कोशिश करो, जरा पढ़कर सुनाओ जरा। अब आप जब इसे पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी बात अजीब लग रही है। आप अगर इसे पढ़ रहे हैं तो इसे थोड़ी सी बात अजीब लग रही है, और पढ़ते हैं तो आवाज आती है पारसकार। ऑब्जर्व करना मैं क्या बोल रहा हूं, पारसकार। आवाज सुनाई दी? पारसकार। बचपन में ये आवाज हम सुनते थे, हाँ या ना? बचपन में ये आवाज हम सुनते थे और इस आवाज के चक्कर में हमारे जज्बात आ जाते थे। बोलो हाँ। बचपन में मम्मी हवा में लटका देती थी और की आवाज की वजह से सारा का सारा मामला निकल जाता था। कुछ याद आ रहा है?
कुछ शिकारियों को ये बात याद आ रही है। पर गजब की बात ये है कि इस आवाज का जादू भारतीय माताओं को पता है, अंग्रेजों को इस जादू का नहीं पता। इसीलिए वो इरिटेट होते हैं, और जब वो इरिटेट होते हैं तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि बच्चों को अगर एस साउंड आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ यूज करें एपोस्ट्रोफे, इसके बाद एस लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को एक साथ जोड़ने की वजह से आती है हिसिंग साउंड। कौन सी साउंड आती है? हिसिंग साउंड। और ये हिसिंग साउंड ऐसी लगती है जैसे आप किसी सांप की आवाज को सुन रहे हैं। क्लियर है? तो एपोस्ट्रोफे का सिर्फ यूज करके आगे हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं पोजेशन। क्लियर होगी बातचीत भाई? हाँ या ना? तो इसका मतलब इस लिखी हुई बातचीत में एपोस्ट्रोफे के बाद एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आज जो इसी से जुड़े सवाल कैसे मिलते हैं, आपके एग्जामिनेशन में लिखा हुआ मिलता है आप लोगों को कैंडिडेट्स लिस्ट लिखा मिलता है भाई। एक और इसी की जगह चॉइस मैंने आपके सामने लिख दी कैंडिडेट्स लिस्ट, और ये भी लो जी एक खतरनाक बातचीत। तो मुझे इन तीनों में बताओ जनाब, जरा सोच के आपके हिसाब से कौन सी बात अपने आप में सही होगी। अगर तीनों की तीनों बातचीत को हम समझने की कोशिश करें तो इन तीनों में कौन सी बात अपने आप में सही होगी? वेरी गुड सर। अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इस कैंडिडेट को देखें तो सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगा रहे हैं, तो क्या किसी एक कैंडिडेट की लिस्ट होगी? आप मना करेंगे, इसलिए ग्रामेटिकली ये गलत हुआ। मैं अगर ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो कैंडिडेट्स के ठीक बाद एपोस्ट्रोफे लगा तो प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफे लगा, तो इसका मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट हो सकती है। करेक्ट हुआ। क्या इसे बोलना संभव है? आप कहोगे सर हिसिंग साउंड है, गलत हुआ। क्लियर होगी बातचीत भाई? तो ऐसे शब्दों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी बहुत जरूरी है। फाइन, चलिए दोस्तों एक बार इसको फटाफट से देख लीजिएगा, लिखें आप आराम से, पहले देख लें। सो नाइस ऑफ यू। तो आप लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लिया होगा। अच्छा, दिल में एक सवाल आता है कि ये एस साउंड आती कैसे है? एस साउंड शब्द के अंत में आती कैसे है? तो एस साउंड लाने वाले कई सारे तरीके हैं। एस साउंड आने के लिए हो सकता है शब्द के अंत में लिखा मिले एस, एस ई, सी ई, एस एच। कभी कभी हम लोगों को इन्हीं की जगह लिखा हुआ मिल जाता है। कभी कभी इससे भी हम श की स की आवाज निकालते हैं। तो ऐसी लिखी हुई बातचीत की वजह से ही हम सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाकर काम चलाते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं इस बातचीत को। बहुत साल पहले की बात है, जब हम लोग छोटे थे, स्कूल लेवल पर पढ़ते थे, तो स्कूल लेवल पर पढ़ते वक्त अक्सर हम लोगों से एक छोटी सी गड़बड़ हुआ करती थी। क्या थी वो गड़बड़? आइए लेडीज एंड जेंटलमैन इस बात को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। हम लोग स्कूल लेटर एप्लीकेशन वगैरह लिखते थे और उसमें एक छोटी सी गड़बड़ लिख दिया करते थे। आ जाओ सरकार, मैं आपके सामने लिख देता हूं, आप इसे अपने हिसाब से मुझे बताएं। मैंने आपके सामने 3 चॉइसेस दी हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। इस 3 चॉइसेस में आपके हिसाब से कौन सी चॉइस करेक्ट है? देखें, सोचें, समझें, बताएं। वेरी गुड। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, आप लोगों के इस बैच की अभी एडमिशन लाइंस खुली हुई हैं। आप लोगों के दोस्त, साथी, फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं वो लोग इस बैच में भी जुड़ सकते हैं। अभी कुछ सीट्स वैकेटेड हैं, आप वो चाहें तो जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं गोपाल वर्मा सर के साथ जुड़कर इंग्लिश को। फाइन।
मेरा तरीका अलग है, हम चीज़ों को सिस्टमैटिकली समझते हैं। फाइन, खैर आप लोग अब जान गए हैं मेरा व्यवहार। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को सिस्टमेटाइज करना चाहता हूँ। सीखने का असली तरीका क्या है, उलझना चाहोगे उलझ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका क्या, वो सीखना है। मैं अगर एक नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदूं, सोचो, मैं अगर एक नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदूं और गाड़ी खरीद कर उसकी डिग्गी में बैठ जाऊं और मैं कहूँ गाड़ी तो चल ही नहीं रही है, इतनी महंगी गाड़ी ली, गाड़ी तो चल ही नहीं रही है। सर गाड़ी चलाने का तरीका भी तो मानना पड़ेगा, हाँ या ना। आपको इंग्लिश सीखनी है, तरीका भी तो मानना पड़ेगा। गाड़ी को चलाने के लिए कंपनी की रिकमेंडेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर रैंक निकालना है तो गोपाल वर्मा सर के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग चलना होगा। कितनी सिंपल सी बात है, सबके सब देवता इंसान है। आई लाइक इट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 बातें मैंने लिखी, इन तीनों में आपके हिसाब से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? आज सरकार इसको थोड़ा देखते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले तो आखिरी ओपिनियन को आपने डिस्कशन से बाहर किया। क्यों? क्योंकि ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करता हूं तो इसके अगर अर्थ को मैं हिंदी में जानने की कोशिश करूं तो आप लोग कहेंगे इसका अर्थ क्या निकला? देखो ध्यान से, आपका। और इस एपोस्ट्रोफे का अर्थ अभी अभी हम लोगों ने समझा था, तो इसका भी अर्थ क्या निकल रहा है? आपका। ये सब एक बार देखो ध्यान से, यहां तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लिखे हुए शब्द के अर्थ में ही पोजेशन है, तो क्या इसको दोबारा से इस का की जरूरत है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब तो ये तीनों की तीनों चॉइसेस गलत हुई। अरे हाँ है ना, अभी तीनों चॉइसेस अगर गलत हुई तो यहां से एक छोटी सी बातचीत नियम में परिवर्तित हो गई और इन शब्दों को हम कहते हैं पोजेसिव वर्ड्स। क्या कहा हम लोगों ने? फिर से बोलना, पोजेसिव वर्ड्स। पोजेसिव वर्ड्स का इनफैक्ट मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जिनमें पहले से ही पोजेशन है और इन्हीं वजह से हम इनके साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं करते। आज जो सर ऐसे शब्दों की लिस्ट बनाते हैं मेरे साथ मिलकर मैं अगर कहूं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, साथ है ये शब्द, इनके साथ हम एपोस्ट्रोफेस नहीं लगाते। फाइन, अगर थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें तो दोस्तों इसके साथ तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ देखी है। अब वो क्या गड़बड़ है, थोड़ा ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें। फाइन, मैं अगर कहूं, इसे तो हमने ऐसे देखा है, इसे हमने ऐसे अभी अभी लिखा है, हमने तो इसे दोनों तरीके से देखा है। अब ये गड़बड़ हुई। आपके एग्जामिनेशन में यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ, ये पेपर में पूछा गया। यही आपके सीजीएल प्रीलिम्स की जो साइकिल हुई थी जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया, उसमें भी पूछा गया। मैं आपके सामने 2 सवाल लिखता हूं। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये जो बातें हैं इनके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स जचा कर देखें, अपने अकॉर्डिंग इनके आंसर्स जचा के देखें। दिमाग लगाओ, डरने की क्या बात है। वेरी गुड, सोच रहे। कमेंट्स नहीं, बिल्कुल ना पुत्र ना, कमेंट्स में आंसर देने की कोशिश ना करें, मूर्खता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कमेंट्स की तरफ देखता भी नहीं हूं। क्यों नहीं देखता? क्योंकि जब सीखने का समय तो सीखेंगे ना, क्या कमेंटबाजी में टाइम वेस्ट करना है? सीखो, समझो। मैं आपको जब समय देता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, फोकस स्क्रीन पर, चीजों को बड़े ध्यान से डेलिबरेटली समझने की कोशिश करो कि मैं इनफैक्ट क्या कहना चाह रहा हूं। 2 चॉइस मैंने आपके सामने रखी, इनके लिए अब मुझे सोचने समझने की कोशिश करनी है। पहले मैं इस बात को थोड़ा समझा देता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कायदे से हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन। अगर इस कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? कभी कभी हम हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब को, आई मीन टू से, कभी कभी हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को जोड़ते हैं। शब्दों को ध्यान से सुने, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को मर्ज करते हैं। कैसे? थोड़ा ध्यान से सुने। मान लीजिए अगर मैं कहने की कोशिश करूं, सेंटेंस को पढ़कर देखें, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, तो अगर मैं इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो इसे अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है?
कॉन्ट्रैक्शन है। आप अगर इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो ये क्या हुआ, ही इज। आप अगर इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो ही वॉज। बात समझ में आई? तो ये हुई हमारी कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो लिखे मैंने इसके एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकोड़ना, एक्सपेंशन का मतलब खोलना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है दोस्तों, इसी की हम चाहे तो एक्सपेंशन तैयार कर सकते हैं, और एक्सपेंशन बनती है इट इज, और या फिर अगर हम कहें तो इट वॉज। जबकि इट्स का अगर मैं मीनिंग तैयार करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ बताता है पोजेशन, और पोजेशन के अर्थ पर ये अर्थ बनाता है का, की। और अगर हम कहने की कोशिश करें कंट्रैक्शन, तो ये अर्थ बताता है हमारे सामने इट इज, इट वॉज या इट हैज। आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करे, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन आपके सामने क्रिएट करे, तो सबसे पहले उठाओ इस एक्सपेंशन को, इसमें फिल करके देखो। उठाओ उस एक्सपेंशन को, इसमें फिल करके देखो। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं मेरे भाई, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? जरा ध्यान से सोचकर मुझे बताएं। आप कहेंगे सर हाँ, ये तो अपने आप में सही है। अगर ऐसा लिखना सही है तो यहां पर एक्सपेंशन नहीं, हम कॉन्ट्रैक्शन अपनी जगह सही मानते हैं। दूसरी बात, दिस बुक इज फेमस फॉर, क्या मैं यहां पर इस बातचीत को ऐसे लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर ये तो नॉनसेंस है, ये तो नॉनसेंस है। जब यहां पर पहले से ही हेल्पिंग वर्ब है तो दोबारा हेल्पिंग वर्ब तो नॉनसेंस है। इसका मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पोजेशन आ रहा है। बात समझ में आई? पहले इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें, समझें। लिखना आराम से मेरे बच्चों है। मैं समय आपको देता हूं ताकि आप एक बार फोकस्ड होकर रिवाइज करें, चीजें सिस्टमैटिक आगे चले। टेक योर टाइम प्लीज। बहुत अच्छे इंसान हैं। और इसमें अच्छाई की जो बात है ना दोस्तों, वो ये है कि आप लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी मैंने टीम से पूछा और टीम बहुत अच्छा आंसर दे रही है कि स्टूडेंट्स अब बकवासबाजी में नहीं ध्यान दे रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने बिल्कुल पेशेंस के साथ अपने लेक्चर को सुन रहे हैं। टीम बता रही है कि स्टूडेंट्स बेवजह के किसी भी तरह की बातचीत से अब दूर हो गए हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, मैं एक चीज आपको फिर से बता देता हूं, कामयाब वही होते हैं जो अपने तरीके कामयाब लोगों की तरीके से अपनाते हैं, ना कि अपनी जिद पर बैठ जाए मैं तो ऐसे बदतमीजी करूंगा। बच्चों, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। और याद रखना, बहुत सारी वैकेंसीज लाइन अप हैं, बहुत सारी वैकेंसीज लाइन अप हैं। कुछ समय पहले आने वाली इसी सरकार के ऊपर आरोप लगाया था, रोजगार दर काफी गिरी है। भैया, अगर किसी भी सरकार पर कोई भी आरोप होता है तो सरकार पहले उस आरोप को सुधारने के काम पर फोकस करती है। और यही बहुत अच्छी बात है कि लगातार वैकेंसीज अब आती रहेंगी। यू गॉट माय पॉइंट? और इतनी वैकेंसीज है, इतने डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट है, तो भैया आप सिलेक्शन पर फोकस करें। फाइन, बकवासबाजी से कुछ नहीं होना। क्लियर है? और एक बात और, वो देखो मैं कहना नहीं चाहता, फिर भी आज मैं आपको कहना चाहूंगा, गोपाल वर्मा सर का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। आप मेरा कंपैरिजन करें, मूर्खता में जाओगे। पढ़ो, आनंद लो, हर चीज को एब्जॉर्ब करते चले जाओ। फाइन, क्लियर है? अच्छा, बड़ी प्यारी प्यारी चीजें बताता हूं। ठीक है जी, ये तो हम लोगों ने समझा साउंड के बेसिस पर एक काम। अरे यहां तक की बात ठीक है? आज दोस्तों थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं। मैं आपके सामने लेकर चलना चाहूंगा कुछ रेडीमेड बातचीत को। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं अगर कहूं
मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं और इन लिखे हुए सेंटेंसेस में बड़े ध्यान से डेलिबरेटली आप लोगों को कुछ एक चीजों को समझना है। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दूंगा जिस पर आप लोगों को काम करना है। मेरी बात को पहले ध्यान से एक बार देखें, फिर बात शुरू करना चाहूंगा। देखो दोस्तों, मेरे सामने अब ये जो लिखे हुए हैं इन सभी की सभी बातचीत को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं। इन लिखे हुए सारे के सारे अगर मैं बातचीत को, चलो मैं इस लिखे हुए छोटे से सेंटेंस की हिंदी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। यहां लिखा माई मेरा, ब्रदर भाई, इन में लॉ कानून, मेरा भाई में कानून। क्या ये अर्थ सही निकल रहा है? गड़बड़ हो रही है ना? आप इस गड़बड़ को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें और ये गड़बड़ क्यों हो रही है इसको भी मैं समझाने का काम करूंगा। बड़े ध्यान से सुने और समझें। सवाल ये उठता है कि क्या मैं एपोस्ट्रोफे इस तरीके से कहां पर लगाऊं, जरा सोच के बताएंगे। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात पर। फाइन, अब आप इस बात पर कंफ्यूज हो सकते हैं। और कंफ्यूजन किस बात की हो सकती है, बड़े ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। हमारे सामने ये जो लिखा हुआ शब्द है बेसिकली से मैंने तो टुकड़ों में बांट कर पढ़ा। इनफैक्ट इसका टुकड़ों में कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ कहां से निकलता है इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ग्रामर इसे कहती है कंपाउंड। क्या कहती है? कंपाउंड। फिर से बोलना, कंपाउंड। कंपाउंड को हमने हिंदी में एक नाम से बचपन में पढ़ा है जिसे हम समास कहते हैं। समास, शायद इसकी परिभाषा अगर आपको याद आती है तो समास हम कहते हैं दो या दो से ज्यादा जुड़े हुए शब्दों का अर्थ। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा, बड़े सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूं, दो या दो से ज्यादा शब्दों के युग्म को समास कहते हैं। मैं इसे और हल्के शब्दों में कहूंगा, जब दो या दो से ज्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर एक नया अर्थ या एक नया शब्द तैयार करते हैं उसे हम कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है? अब ये कंपाउंड कैसे काम करते हैं थोड़ा समझने का काम करें। जब मैं आपके सामने इन शब्दों को अलग अलग तरीके से समझना चाह रहा था कि ब्रदर भाई, इन में लॉ कानून, भाई में कानून, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अर्थ नहीं है क्योंकि ये अलग अलग हिस्से कोई अर्थ बनाते ही नहीं। ऐसे शब्दों को अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये क्या नाम लिखा मैंने, ध्यान से देखो, कंपाउंड नाउन। और जब ये इकट्ठे मिलकर अर्थ बनाते हैं तो इनके पोजेशन को बताने के लिए अपोस्ट्रोफे एस हम हमेशा जोड़ते हैं कंपाउंड के आखिरी एलिमेंट पर। ठीक है जी? तो अपोस्ट्रोफे एस इज प्लेस्ड एट द लास्ट एलिमेंट। हम शब्द के आखिरी एलिमेंट पर इसे जोड़ते हैं, इसका अलग किसी बीच में शब्दों के साथ इसे नहीं जोड़ा जाता। आजो सरकार, तो अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं, ब्रदर इन लॉ ये पूरी की पूरी मिलकर एक कंपाउंड हुआ, तो एपोस्ट्रोफे हम लास्ट एलिमेंट पर ही जोड़ते हैं, किसी और शब्द के साथ नहीं। मेरे सामने लिखा एक अगला शब्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यही एक अपने आप में पूरा शब्द है जो एक पोस्ट का निर्माण करता है। एपोस्ट्रोफे एस हम लगाते हैं लास्ट एलिमेंट पर। अगली बातचीत को अगर मैं देखना चाहूं तो लिखा है चेयर पर्सन। चेयर पर्सन हमारे पास एक पोस्ट है, दोनों शब्द मिलकर एक अर्थ या पोस्ट तैयार कर रहे हैं। एपोस्ट्रोफे एस हम लगाएंगे लास्ट एलिमेंट पर। लिखा है हमारे सामने राहुल माई नेबर। ये सारी की सारी बातचीत कह किसके बारे में रही है? राहुल। कंपाउंड तो नहीं है, राहुल के बारे में अगर सब कुछ बताया जा रहा है तो एपोस्ट्रोफे एस हम प्लेस करते हैं लास्ट एलिमेंट पर। एक आखिरी बात,
कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ की अगर हम बात करते हैं तो एपोस्ट्रोफे हम प्लेस करते हैं लास्ट एलिमेंट पर। यहां तक की बात को बड़े ध्यान से समझें। अच्छा दोस्तों, एक चीज छोटी सी आपको मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों को कुछ पीडीएफ्स आपके कोर्स के साथ अपलोडेड अभी लेटेस्ट हुई हैं आज, जिसमें नाउन के कुछ क्वेश्चंस के सेट हमारे सामने हैं। उनके प्रिंट्स निकलवा लीजिएगा। कल मैं धीरे धीरे उनसे चीज़ों को जोड़ना शुरू करूंगा। आज उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीडीएफ्स डाउनलोड नहीं की हैं, वो दाएं बाएं अगर उसको निकालने में लग गए टाइम खराब होगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। इज माई पॉइंट क्लियर? बात को हम लोग कल उसके बारे में मैं बात करूंगा। फाइन, एक बार इसे थोड़ा ध्यान से देख लें, समझ लें, फिर मैं कहानी लेके चलता हूँ आगे। दोस्तों थोड़ा फटाफट से देखने की कोशिश करें, फिर एक और प्यारी सी बात दिल में आ रही है, उसके बाद हम बातों को लेके चलेंगे अगली क्लास में। ओ नाइस ऑफ यू, बहुत अच्छी कोशिशें चल रही है जी, बहुत दिल खुश हो गया देखकर। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ी सी बात को और आगे लेकर चल लेते हैं। देखो दोस्तों, जो चीज अब मैं आपके सामने मेंशन करूंगा, इस चीज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। आप लोगों के कोर्स के साथ 2 पीडीएफ अपलोडेड है, नाउन से कंसर्न है, उनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल हम उनसे रिलेटेड बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हें कैसे हम लोगों को समझना है और उनका खास पर्पस क्या है। फाइन, आज पहले आगे लेके चल लेते हैं। एक सवाल लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। एक सवाल लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, हो सकता है इसकी जगह एक दूसरा सवाल लिख लेता हूं। मैंने आपके सामने 2 सवाल लिखे। इन दोनों सवाल को समझने से पहले एक बार ध्यान से इन चीजों को पढ़ें। मेरे सामने लिखा है, माई नेबर्स वाइफ्स डॉग वॉज किल्ड। एक बात। इधर लिखा है, राहुल्स फ्रेंड्स हाउस वॉज बर्न्ड। इसको समझने से पहले अगर ध्यान से समझा जाए तो एक मैथमेटिक्स की बात दिल में आ रही है, कहूं तो बताऊं। बहुत प्यारी बात, दिल को छू जाएगी। मैथमेटिक्स ने हमें समझाया कि a इक्वल्स टू बी, b इक्वल्स टू सी, a equals to b, b equals to c, therefore I can say a equals to c। अरे हाँ ना, मैथमेटिक्स की बात है, बिल्कुल सिंपल है। a equals to b, b equals to c, therefore we can say a equals to c, not a big deal। अब अगर इसी तरीके से मैं समझने की कोशिश करूं, अगर इसी तरीके से मैं इसे समझने की कोशिश करूं, सवाल बड़ा प्यारा हुआ। नेबर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो नेबर का पोजेशन किस पर हुआ? वाइफ। वाइफ के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया, वाइफ का पोजेशन किस पर हुआ? डॉग। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस लिखे हुए सेंटेंस में आगे लिखा है वॉज किल्ड, मारा किसे गया? पहली पॉसिबिलिटी नेबर को, दूसरी पॉसिबिलिटी वाइफ को, तीसरी पॉसिबिलिटी डॉग को। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वाइफ और डॉग को साथ देकर नेबर ने किसी और को मार डाला। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही मर गए हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन लिखने वाला ही मर रहा हो। बात में नॉनसेंस तो है।
आया ना? मैं इसे हिंदी में अगर बोलने की कोशिश करूं, राम के बेटे की कार, तो कहीं नॉनसेंस ये तो नहीं हो गया कि राम की भी तो कार हो सकती है? इसी चीज को नॉनसेंस कहा गया, और इस नॉनसेंस के पीछे वजह को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ग्रामर कभी भी किसी भी तरह का मिस अरेंजमेंट बर्दाश्त नहीं करती, ये याद रखना बच्चों। अब इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है, थोड़ा ध्यान से समझें। नियम यहीं से तैयार हुआ, अवॉइड द यूज ऑफ सीक्वेंशियल पोजेशन। अवॉइड द यूज ऑफ सीक्वेंशियल पोजेशन। सीक्वेंस में कभी भी पोजेशन को हम लोग नहीं लिखते। मैं इसके लिए थोड़ा सा सिस्टम तैयार करता हूं। किसी भी नाउन वन, क्या लिखा, नाउन वन के साथ एपोस्ट्रोफे लगाया, फिर हम लोगों ने लिखा देखा नाउन टू के साथ एपोस्ट्रोफेस लगाया, और इसके ठीक बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं पोजेशन। सीक्वेंस में एपोस्ट्रोफे को कभी भी अलाउ नहीं किया जाता। अब इसे ठीक करने का तरीका क्या हुआ, किसी एक एपोस्ट्रोफे को हटाओ, दूसरी बात अपने आप ठीक हो गई। कहानी को ठीक करने के लिए हम लोगों ने पहले मेंशन किया पोजेशन को। अब ये लिखा है हमारे सामने एपोस्ट्रोफेस, हम लोगों ने इसे हटाकर इसकी जगह लिखा एक प्यारा सा प्रेपोजिशन ऑफ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास यहां पर एक ही जगह पर एपोस्ट्रोफे बचा है, बोलो हाँ। अब जो एक ही जगह एपोस्ट्रोफे आपके पास बचा है, आप उसको लिख सकते हैं एज इट इज। भाई जी बात समझ में आ गई, आया ना? इसी के तरीके से मैं इस क्वेश्चन को ठीक करना चाहूंगा। सबसे पहले उठाया हम लोगों ने डॉग को, इस एपोस्ट्रोफेस को हटाया हमने, ऑफ लगाया, और यहां से लेकर यहां तक की जो भी बातचीत है इसमें है ही एक जगह एपोस्ट्रोफे, वो हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया, और ये जो भी कुछ है एज इट इज। तरीका समझ आया बेटा? एक बार फिर से सोचने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने एक बातचीत लिखी है, इसे हम ठीक करना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हाउस, एपोस्ट्रोफेस के नाम पर हम लोगों ने लिखा ऑफ। ये जो भी हमारे सामने बच गया, इसके पास एक ही जगह एपोस्ट्रोफे है, और ये रह गया आपका राहुल्स फ्रेंड। और ये जो भी कुछ है इस बातचीत को आप एज इट इज लिख गए। अरे बात समझ में आई बच्चों? तो इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें प्लीज। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है यहां तक की बात आप लोगों ने बड़े ध्यान से सीख ली है, समझ ली है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सोच रहा हूं कि एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन लगा लेते हैं, चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद चीजों को फिर आगे बढ़ाते हैं अगली क्लास से। हम लोगों ने आज समझने की कोशिश की नाउन के अलग अलग केसेस के बारे में, और नाउन के अलग अलग केसेस में सबसे पहले हमारे सामने जिक्र आया सब्जेक्टिव केस। इसका असली नाम क्या बताया बच्चों? शाबाश, नॉमिनेटिव केस। दूसरा हमने कहा ऑब्जेक्टिव केस, असली नाम बताया इसका एक्यूजेटिव केस, यानी कि नाउन को जब सब्जेक्ट की तरह यूज करें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें ऑब्जेक्टिव केस। तीसरी बात हमने समझी वोकेटिव केस, बेसिकली नरेशंस में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोगों ने समझा पजेसिव केस, और उस पजेसिव केस को लेकर ही हम लोग अब तक युद्ध लड़ते आ रहे हैं, बोलो हाँ।
पॉजेसिव येस में हमने सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग के फर्क को समझा। लिविंग के लिए अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया, नॉन लिविंग के लिए ऑफ का यूज किया। आगे हम लोगों ने इसी के लिए एक एक्सेप्शन लेवल तैयार किया, जिसमें एक्सेप्शन की बेसिकली 5 हिस्से बांटे: टाइम, प्लेस, सेलेस्टियल बॉडी, इडियमेटिक एक्सप्रेशन, और 5वें ने सबका रीजन हमें बता दिया, पर्सनिफिकेशन। फाइन। इसके बाद आगे हम लोगों ने समझने का काम किया साउंड का डिफरेंस। एस साउंडिंग वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफे ही यूज होता है, क्योंकि हिसिंग साउंड को रोकना होता है। आगे हम लोगों ने समझने की कोशिश की पॉजेसिव वर्ड्स, जिनमें एक छोटी सी खास बात समझ आई, पॉजेसिव वर्ड्स के साथ एपोस्ट्रोफे या एपोस्ट्रोफेस लगाने की जरूरत नहीं होती। आगे हम चले तो हमने इसी से ठीक पहले समझने की कोशिश की कंपाउंड नाउन की एक बातचीत, और फिर हम लोगों ने समझा सीक्वेंशियल पोजेशन की कभी भी इजाजत नहीं होती। मुझे लगता है आज हम लोगों की बातचीत काफी गहरी हुई और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को ये चीज सीखकर कि पोजेशन को लेकर कई तरह के सवाल तैयार होते हैं। आज की बात यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोगों को जो पीडीएफ दी है नाउन के, कुछ ब्लैंक्स वाली शीट है, एरर वाली नहीं, ब्लैंक्स वाली शीट, उसकी मुझे कल जरूरत मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।